मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे न्यू चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर के अंदर बच्चों 2 आर्टिकल्स हम पढ़ेंगे। फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट इज गिवन, एंड सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन। सो लेट अस स्टार्ट न्यू चैप्टर magnetic effect of electric current। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है बच्चों वो बताया था ऑरेस्टिड ने। ऑरेस्टिड ने ये बताया था कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर और मूविंग चार्ज इज ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी कंडक्टर में करंट पास कराएंगे तो उस कंडक्टर के चारों ओर एक क्लोज्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहले समझेंगे हम ऑरेस्टिड एक्सपेरिमेंट। ऑरेस्टिड एक्सपेरिमेंट, तो बच्चों ऑरेस्टिड का क्या कंक्लूजन्स था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक बैटरी ली बच्चों और एक इन्होंने की ली, ठीक है, की, और एक ये ली सेल, ठीक है, एक सेल और एक कंडक्टर अटैच किया यहाँ पे। ए बी से कंडक्टर, ए बी क्या है बच्चों, कंडक्टर है, ए बी से कंडक्टर। अब यहाँ पर एक मैग्नेटिक नीडल को पैरेलल टू द कंडक्टर प्लेस किया बच्चों, एक मैग्नेटिक नीडल को, एक मैग्नेटिक नीडल को बच्चों प्लेस किया पैरेलल टू द वायर ए बी। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये एक मैग्नेटिक नीडल। तो इन्होंने सबसे पहले ये देखा कि अगर करंट की वैल्यू 0 है, की ओपन है बच्चों, अगर की क्या है, ओपन है, तो करंट वायर में 0 है। तो जो मैग्नेटिक नीडल है यानी कि कंपास है या मैग्नेटिक नीडल है, उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आता। इसके बाद उन्होंने की को क्लोज किया और फिर जैसे ही की को उन्होंने क्लोज किया, इसको क्लोज किया, यह हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल सेल का, तो उन्होंने देखा कि करंट ए बी वायर में फ्लो होने लगेगा और यहाँ पर जैसे ही करंट फ्लो होगा बच्चों, यहाँ डिफ्लेक्शन आ जाएगा। मैग्नेटिक नीडल में क्या मिला उनको, डिफ्लेक्शन मिला। तो मैग्नेटिक नीडल में, मैग्नेटिक नीडल ऐसे रखी हुई थी तो डिफ्लेक्शन, मैग्नेटिक नीडल ऐसे घूम गई बच्चों, ठीक है, डिफ्लेक्शन आ गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये डिफ्लेक्शन मिला बच्चों, ये डिफ्लेक्शन मिला। ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा था कि अब ए बी कंडक्टर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई है, ठीक है, डिफ्लेक्शन आना, मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आना इस बात को बता रहा था कि कंडक्टर के चारों ओर एक क्लोज्ड फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई है। फिर उन्होंने क्या किया,
सेल के टर्मिनल को बच्चों चेंज कर दिया। जैसे ही उन्होंने सेल के टर्मिनल को चेंज किया और की को क्लोज किया तो जस्ट डिफ्लेक्शन रिवर्स हो गया बच्चों। जैसे पहले डिफ्लेक्शन आ रहा था जस्ट मैग्नेटिक, ये लो पोटेंशियल पर, ये हाई पोटेंशियल पर, तो ये ए बी कंडक्टर है। तो यहाँ पर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर करंट फ्लो होने लगा, रिवर्स डायरेक्शन में करंट जस्ट। तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन देखा बच्चों मैग्नेटिक नीडल में, अब डिफ्लेक्शन रिवर्स हो गया, अब डिफ्लेक्शन बच्चों रिवर्स हो गया। यानी कि जो मैग्नेटिक नीडल है अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गई, ठीक है, नॉर्थ और ये साउथ। तो इन एक्सपेरिमेंट की हेल्प से बच्चों, है ना, डिफरेंट सिचुएशन में एक्सपेरिमेंट किए ऑरेस्टिन ने, और उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला, करंट कैरिंग कंडक्टर is a source of magnetic field, that is moving charge is a source of magnetic field and stationary charge does not produce magnetic field. Clear? तो यहाँ पे Orested found that first point बच्चों, stationary charge does not produce magnetic field. बच्चों फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट था ये इस बात को बता रहा था कि स्टेशनरी चार्ज, यानी कि अगर करंट जीरो है तो चार्ज स्टेशनरी है, स्टेशनरी चार्ज डज नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूस नहीं करता। सेकंड जो एक्सपेरिमेंट किया और थर्ड, ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि करंट कैरिंग कंडक्टर इज ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड, करंट कैरिंग कंडक्टर और मूविंग चार्ज is a source of magnetic field. ओके, तो हमेशा अगर हमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना है तो कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो उस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया बच्चों कि अगर करंट आप इंक्रीज कर रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से एक बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिला कि करंट कैरिंग कंडक्टर इज ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड है बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से किया जाता है।
एक क्रॉस के द्वारा और एक डॉट के द्वारा। ओके, फर्स्ट क्रॉस, क्रॉस बच्चों इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और नॉर्मली क्या है ये, यानी कि परपेंडिकुलर मींस नॉर्मली इनवर्ड है। अगर आप कॉपी के ऊपर ये रिप्रेजेंटेशन शो कर रहे तो आप बोलेंगे नॉर्मली इनवर्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड को हम पढ़ेंगे बच्चों नॉर्मली इनवर्ड, नॉर्मली इनवर्ड। ये जो फील्ड है बच्चों पेज के परपेंडिकुलर है और अंदर की ओर है, पेज के परपेंडिकुलर और अंदर की ओर है, ठीक है। इसको कहते हैं हम क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। और शॉर्ट में इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं बच्चों, शॉर्ट में अगर लिखे बी इन, नॉर्मली तो होगा ही बी इन। ओके, सेकंड रिप्रेजेंटेशन होता है डॉट। सेकंड बच्चों रिप्रेजेंटेशन होता है डॉट। इसको हम रीड करते हैं बच्चों नॉर्मली आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड। या शॉर्ट में अगर बात करें बी, डॉट का मतलब आउट। तो बच्चों हमेशा मैग्नेटिक फील्ड प्लेन या बोर्ड या पेज के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और या तो नॉर्मली आउटवर्ड होगा यानी कि या नॉर्मली इनवर्ड होगा, पेज के अंदर की ओर या पेज के बाहर की ओर, ठीक है, इसकी डायरेक्शन दी जाती है। इससे आगे है प्यारे बच्चों बायोट सावर्ट लॉ, है ना। अब बायोट और सावर्ट दो अलग साइंटिस्ट थे, है ना। उन्होंने बताया कि करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है प्यारे बच्चों, ठीक है। और हमें यहाँ पर यूनिट भी ध्यान रख लेनी है बच्चों, है ना। वो आपका व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बी की यूनिट बच्चों फर्स्ट एसआई यूनिट, एसआई यूनिट होती है टेस्ला जिसको टी से रिप्रेजेंट किया जाए। और सेकंड बच्चों होती है सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट होती है गॉस, GAUSS गॉस, कैपिटल जी। और सेकंड यूनिट बच्चों टेस्ला को कहते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। और एक गॉस में होते हैं 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो ये यूनिट है। आगे हम फॉर्मूले जब डेराइव करेंगे तो इस यूनिट को वहां से भी हम निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट को, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे बायोट सावर्ट लॉ। बायोट सावर्ट लॉ, और हम इसको कहते हैं बच्चों लाप्लास फॉर्मूला, लाप्लास फॉर्मूला। बायोट सावर्ट ने बताया कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी कि कोई भी किसी भी शेप का करंट कैरिंग कंडक्टर, में भी सर्कुलर में भी स्ट्रेट, यानी कि उसमें अगर आई करंट फ्लो हो रहा है तो अगर हम इसका एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करें बच्चों dl,
स्मॉल एलिमेंट हमने लेट किया इसका स्मॉल एलिमेंट dl, ये स्मॉल एलिमेंट है जिसकी लेंथ है dl। कोई भी एक सेगमेंट ले लेंगे स्मॉल सेगमेंट dl, और dl बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, करंट की जो डायरेक्शन होगी वही बच्चों dl की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ से अगर r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट क्या है P है, और इस पर इस dl की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बच्चों। ये एंगल थीटा है जो स्मॉल सेगमेंट है ऑफ लेंथ dl का, और लाइन है ना, लाइन है ये OP लाइन है, ठीक है। इसके बीच का जो एंगल है dl और लाइन OP, जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसकी वजह से, dl की वजह से, तो एक dB मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा dl की वजह से। अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपको चाहिए पूरे वायर की वजह से तो इंटीग्रेट कर देंगे हम। तो यहाँ पर बायोट सावर्ट found that the magnetic field due to small segment of length dl at a point P is given as बच्चों क्या बताया, जो मैग्नेटिक फील्ड dB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट फ्लोइंग इन द वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है dl स्मॉल सेगमेंट ऑफ लेंथ dl, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ द एंगल बिटवीन स्मॉल एलिमेंट एंड द लाइन OP, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ज्वाइनिंग द small element and the point P where we have to find the magnetic field, r स्क्वायर के लिए। इसी को बच्चों कहते हैं बायोट सावर्ट लॉ। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इसको रिमूव करेंगे यहाँ से, प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे, एक कांस्टेंट हमें मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलॉम्स लॉ पढ़ा हमने बच्चों, वहां हमें मिला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन जो थी वो प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम थी, तो यहाँ भी प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम है म्यू नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम कहते थे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यहाँ पर म्यू नॉट को बच्चों हम कहेंगे, म्यू नॉट को परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये मैग्नेटिज्म में मीडियम की प्रॉपर्टी होती फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होगी बच्चों 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। तो dB म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। इसको हम बच्चों कहेंगे बायोट सावर्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला, ठीक है। आइडियल साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द स्मॉल एलिमेंट एंड द लाइन OP, ठीक है ना। एक लाइन OP है जिस पर पॉइंट P है, जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है। अब अगर हम म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी यूनिट लिखना चाहे बच्चों तो टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर पर मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा,
टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये यूनिट हो जाएगी म्यू नॉट। ठीक है, इस तरीके से हमें पता चल जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होगी, 10⁻⁻⁷। पूरे की अगर वैल्यू देखें हम, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की 10⁻⁷ होगी बच्चों। ठीक है, अब इसका अगर वेक्टर फॉर्म हम लिखे तो यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर है वो बच्चों इस साइड में O से P की ओर, O से P की ओर, है ना, ये यूनिट वेक्टर काम कर रहा है ना। और यूनिट वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन आर का मोड। तो इन वेक्टर फॉर्म में अगर इस फॉर्मूले को लिखो इन वेक्टर फॉर्म, तो dv वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा, dv वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई। अब बच्चों dl, r कैप से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो r वेक्टर ऊपर आएगा और उसका मॉड नीचे आएगा। तो r वेक्टर और dl वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि r भी एक वेक्टर है और dl भी एक वेक्टर है और साथ में आया है साइन थीटा, तो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट का यूज किया जाएगा, dl क्रॉस r, dl क्रॉस r, और नीचे आ जाएगी बच्चों r की पावर q। तो ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगी, ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। और अगर आपको चाहिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड, है ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड, हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए किसकी वजह से, पूरे वायर की वजह से, तो हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे बच्चों। ठीक है, क्लियर, इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि dB की जो डायरेक्शन है बच्चों वो dl के भी परपेंडिकुलर है और r के भी परपेंडिकुलर है, यानी कि द डायरेक्शन ऑफ dB वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग dl वेक्टर एंड r वेक्टर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्शन ऑफ dB वेक्टर is perpendicular to the plane containing dl vector and r vector, that is dv बच्चों परपेंडिकुलर है dl के भी और dv परपेंडिकुलर है r के भी, एंड dv परपेंडिकुलर है r वेक्टर, dv परपेंडिकुलर है r वेक्टर के भी। ठीक है, तो यानी कि dv इज परपेंडिकुलर टू dl एज वेल एज r वेक्टर। तो इसको कहते हैं हम बायोट सावर्ट लॉ। ठीक है, इसकी बहुत एप्लीकेशन है बच्चों, है ना, और एक पॉपुलर एप्लीकेशन हमारे कोर्स में है। अब यहाँ से देखो, अगर P पॉइंट को हम किसके अलोंग ले लें, वायर के अलोंग ले लें, ये P पॉइंट है बच्चों, P पॉइंट है, अगर P पॉइंट को हम किसके अलोंग ले लें, वायर के अलोंग ले लें। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 0 मिल जाएगी हमें, थीटा 0 होने से यहाँ साइन 0 की वैल्यू 0 मिल जाएगी, तो dB क्या आ जाएगा, 0, dB क्या आ जाएगा, 0। यानी कि हमें ये पता चला, अगर कोई भी पॉइंट वायर पर प्रेजेंट है, वायर पर लाई करता है या वायर के अलोंग है, करंट कैरिंग वायर के अलोंग है, तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। अब बच्चों इसकी डायरेक्शन हमें समझनी है। अब इसकी जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, वो दी जाती है राइट हैंड थंब रूल के द्वारा। किसके द्वारा, राइट हैंड थंब रूल। वो कैसे, राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि वायर को होल्ड कर लो अपने राइट हैंड में और थंब को पॉइंट करेंगे हम करंट की डायरेक्शन में, थंब को किस तरफ ले जाएंगे, करंट की डायरेक्शन में। तो जो हमारी ये फिंगर है ना, ये फिंगर आप उस तरफ ले जानी है जिस तरफ हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अगर ये फिंगर हथेली के अंदर की ओर आ रही है, इसका मतलब इन फील्ड हो गया, हथेली से ये फिंगर दूर जा रही है तो आउट, यानी कि ये फील्ड इन, ये फील्ड आउट बच्चों।
तो यहाँ पर देखो थंब करंट की डायरेक्शन में पी पे निकालनी है, तो पी पे निकालेंगे तो फिंगर्स को हमें किस तरफ ले जाना पड़ेगा, राइट साइड। तो ये हथेली पर देखो अंदर की ओर आ रही है, तो यहाँ पर जो फील्ड होगा बच्चों वो इन फील्ड होगा, क्रॉस वाला फील्ड होगा। मैंने बताया था नॉर्मली इनवर्ड, इस क्रॉस को हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, नॉर्मली इनवर्ड। तो ये जो डीवी की डायरेक्शन है ये नॉर्मली बच्चों इनवर्ड आएगी। इस साइड में अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो बच्चों यहाँ पर थंब को रखेंगे करंट की डायरेक्शन में, ये आउट जा रही है फिंगर, यहाँ पे डॉट होगा। ओके, क्लियर, ठीक। एग्जाम्पल लेके अच्छे से इसको और समझ लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड due to current carrying wire, बच्चों it is given by right hand thumb rule से हम इस डायरेक्शन को बताते हैं। देखो अगर बच्चों स्ट्रेट वायर है, ठीक है ना, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी इसके चारों, हम इसको होल्ड करेंगे बच्चों, वायर को अपने राइट हैंड में, थंब को पॉइंट करेंगे करंट की डायरेक्शन में, और फिंगर देखो इस तरीके से रोटेट हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो फील्ड बनेगी ये सर्कुलर फील्ड बनेगी बच्चों, ये सर्कुलर फील्ड बनेगी यहाँ, इस टाइप की सर्कुलर फील्ड, और डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये इधर आउट इधर इन। तो यहाँ पर फिंगर अंदर की तरफ जा रही है, यहाँ पर आउट जा रही है, तो इधर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बच्चों वो आएगा डॉट, नॉर्मली आउटवर्ड, और इधर मैग्नेटिक फील्ड आएगा क्रॉस, नॉर्मली इनवर्ड। अगर यही डायरेक्शन बच्चों अपोजिट होती, ठीक है, ये अब हम ऐसे पकड़ते, अब हम क्या है, ये तो ऐसे तो क्या अपोजिट हो जाती, अब हम ऐसे पकड़ते बच्चों, थंब को हम किस ओर पॉइंट करते, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। फिंगर हमारी आउट जा रही है, इस साइड में अगर देखें तो इन हथेली में अंदर की ओर आ रही है, तो आउट इन। तो इस तरफ जो फील्ड बनेगी वायर के वो बनेगी आउट, और इस तरफ जो फील्ड होगी वो बनेगी बच्चों इन। तो इसी तरीके से डिफरेंट सिचुएशन में स्ट्रेट वायर हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है बच्चों। अगर नेक्स्ट सिचुएशन देखें ये, तो यहाँ पर ये करंट फ्लो हो रहा है, अब हम इसको होल्ड करेंगे बच्चों इस तरीके से, यानी कि थंब को हम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट रखेंगे, फिंगर बाहर फिंगर इन, आउट इन, तो इस तरफ आउट चले जाएगा आउट, और इस तरफ आ जाएगा इन। क्लियर। ये सिचुएशन अगर अपोजिट हो करंट तो यहाँ पर ये होगी सिचुएशन, ये आउट और ये इन बच्चों, तो यहाँ पर इन आ जाएगा और यहाँ पर आउट। तो सभी सिचुएशन मैंने दिखा दी है कि किसी भी सिचुएशन में आ जाए, वर्टिकल करंट कैरिंग वायर हो या हॉरिजॉन्टल करंट कैरिंग वायर हो, हम इजीली डायरेक्शन ऑफ करंट मेंशन कर सकते हैं। क्रॉस का मीन्स नॉर्मली इनवर्ड और डॉट का मीन्स नॉर्मली आउटवर्ड। इसी तरह से हम सर्कुलर
करंट कैरिंग वायर में भी डीबी की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या बी की डायरेक्शन, है ना, बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो बच्चों सेकंड सर्कुलर करंट कैरिंग वायर की वजह से अगर देखें तो ये सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, और ये जो करंट है इसमें ये क्लॉकवाइज है। करंट की जो डायरेक्शन है बच्चों क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज है, यहाँ पर किसी भी सेगमेंट पर, है ना, जो सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है किसी भी सेगमेंट पर आप थंब को प्लेस करो। यहाँ प्लेस करेंगे तो ये आउट और ये इन। यहाँ पे बच्चों अगर यहाँ रखेंगे हम थंब को तो ये आउट ये इन। तो हर कंडीशन में जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो क्रॉस बनेगी बच्चों, क्रॉस बनेगी। यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दो क्रॉस आएंगे सेंटर पे, सी डब्ल्यू के लिए क्रॉस। और बच्चों अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ चेक करेंगे ये इन और ये आउट। ये इन, थंब को प्लेस किया, इस डायरेक्शन में करंट है, ये इन और ये आउट। तो यहाँ पर आउट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी हमें सेंटर पर। ठीक है, तो इस तरीके से हम डायरेक्शन बता सकते हैं। तो अगर स्टेटमेंट आप लिखना चाहो तो स्टेटमेंट लिख सकते हैं बच्चों। स्टेटमेंट क्या होगा? स्टेटमेंट इट स्टेट्स दैट we hold the current carrying wire in our right hand such that thumb points the direction of electric current then जो हमारी फिंगर्स है ना, वो किसकी डायरेक्शन को, जो कर्लिंग फिंगर है ना, कर्ल ऑफ द फिंगर है, वो किसकी डायरेक्शन को बताती है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड की। यानी कि फिंगर्स को हम किस तरफ ले जाएंगे? जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। देन कर्ल्ड फिंगर point the direction of मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। और जैसा कि हमने बताया बच्चों, ये बात ध्यान रखें, अगर ये स्ट्रेट वायर है, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, और यहाँ पर कोई पॉइंट है बच्चों, अगर इस P पॉइंट पर, है ना, इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो वो मैग्नेटिक फील्ड 0 मिलेगा। ये नोट करने वाली बात है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अगर ये बच्चों वायर है, करंट कैरिंग वायर, और इसी के अलोंग कोई पॉइंट लिया गया है, आगे लिया गया है, इस पॉइंट Q पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो Q पर मैग्नेटिक फील्ड बच्चों 0 होगा। बायो सावर्ट लॉ से मैंने ये क्लियर कर दिया था, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ 0 हो जाती है। ठीक है, हाँ, जो लाइन
Q की है या जो लाइन P की है, अगर हम इस पर DL एलिमेंट लें तो DL और है ना R वेक्टर के बीच का जो एंगल हमें मिलता है वो 0 मिलता है, तो मैग्नेटिक फील्ड 0। यानी कि इफ पॉइंट where we have to magnetic field, any point where we have to find magnetic field is along to the current carrying wire or lies on the current carrying wire, then magnetic field at that point is 0। तब मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर क्या होगा, 0 होगा बच्चों। क्लियर है?